हेलो नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की एक चैप्टर यानी बायोलॉजी का एक चैप्टर सेल यानी कोशिका। कोशिका का अध्ययन तो हम लोग पहले पिछले वीडियो में मैंने कर लिया था, उसमें से कुछ पोर्शन जो है बाकी है, तो आज हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में? कोशिका भित्ति। बायोलॉजी में हम लोग सेल चैप्टर लिए हुए थे। सेल मतलब होता है कोशिका। कोशिका की तमाम जानकारी, तमाम कलेक्शन मैंने पिछले वीडियो में मैंने कर रखा है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कोशिका का खोज कौन किए, किसने किया था, कब हुआ था, सबसे पहले मृत कोशिका का खोज कौन हुआ था, सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, सबसे छोटा कोशिका क्या होता है, ये सभी चीज़ों की मैंने वीडियो बना रखा है जो पिछले क्लासेस में मैंने डाला है। तो आज हम लोग करने वाले हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? सेल कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। अब हम बात करेंगे कोशिका जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है। क्वेश्चन आता है कि कोशिका भित्ति जो होता है किसका बना होता है, तो कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज। सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। यह सिर्फ अब देखिए, सेलुलोज जो होता है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पूछता है क्वेश्चन, इनमें से कौन है जो सिर्फ पादपों में पाया जाता है यानी पौधों में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो होता है सिर्फ पौधों में पाया जाता है। पौधों में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली जो होता है वो दोनों में पाया जाता है। कोशिका पादप में भी पाया जाता है और फिर जानवरों में भी पाया जाता है। ठीक है, अब बात ये आता है कि ये कोशिका भित्ति जो होता है इसका क्या काम होता है पौधों में। तो पौधों में ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। पौधों में सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान। क्वेश्चन आ सकता है कि पौधों में सुरक्षा प्रदान कौन करता है, पौधों का देखरेख कौन करता है, पौधों का सुरक्षा कौन करता है, कौन सी कोशिका करता है। तो आप क्या बताइएगा? सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होता है वो क्या करता है? पौधों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि सेल कोशिका भित्ति जो होता है किस चीज का बना होता है, तो कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि कोशिका भित्ति इनमें से किसमें पाया जाता है, जंतु दे दे, पेड़ पौधे दे दे, तो आप क्या कीजिएगा? पौधे मारिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि किसकी बात हम लोग बात करेंगे आगे हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली के बारे में आगे हम लोग यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको याद रखने वाली बात है, या इसको एक और नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन कहिए, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, या फिर क्या कहिए? कोशिका झिल्ली कहिए। अब देखिए, यह जो होता है, अगर पूछ दे आपसे कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है कोशिका, वह कौन सी कोशिका है जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है? वो कौन सा कोशिका है जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे यह है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। These are both plants and animals. These are both plant and animals. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है?
कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन बना, यहाँ से आप अगर आप किस बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्या है, जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ और, वैसा जीवाणु बताइए जो क्या होता है, जिसमें कोशिका भित्ति होता है। वैसा जीवाणु जिसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। तो वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। उसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। एक ऐसा पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है वो क्या होता है, जीवाणु होता है। क्या होता है, जीवाणु होता है, जिसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाया जाने वाला जीवाणु का नाम जो है, वो जीवाणु जो है क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन। एक कवक है जिसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। उसका नाम है काइटिन। क्या नाम है, काइटिन। काइटिन जो है क्या है, कवक है जिसमें क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के व्यू से। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन। वो कौन सा कवक है जिसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो काइटिन में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकेन में क्या पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकेन में कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन ये पौधों में, ये सिर्फ पौधों में कोशिका भित्ति जो सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और पौधों में क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली में मैंने बताया इसको 3 नाम से जाना जाता है, सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, या ऐसा कोशिका है जो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज छूट रहा था, तो कह रहा है कि ये जो होता है किसका बना होता है, ये कोशिका झिल्ली जो होता है मुख्य रूप से अगर जंतुओं की बात करेंगे तो उसका एक परत जो होता है प्रोटीन का बना होता है। एक परत जो होता है क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। और ये क्या करता है कि कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। इसकी एक परत क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, प्रोटीन या लिपिड का बना होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत सारे जो कहते हैं कि सर लिखते कम मिटाते ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मिटाएंगे नहीं तो फिर दूसरा लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था। इसका खोज जो है कौन किया था और कब किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया था। ऑल्टमैन ने किया था। कौन किया था, ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था और 1890 ईस्वी में, कब किया था, 1890 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया था, 1890 ईस्वी में किया था। और ऑल्टमैन ने 1890 ईस्वी में किया। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और बात है कि ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था, बायोब्लास्ट। ऑल्टमैन ने क्या किया था, बायोब्लास्ट करके इसका नाम दिया था, बायोब्लास्ट नाम दिया था। ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम दिया था, बायोब्लास्ट। और एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बेंडा। क्या नाम है, बेंडा ने इसका नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या किया था, बेंडा ने नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया।
अगर पूछता है क्वेश्चन में कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो बेंडा ने दिया था। बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। और इसका माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, ऑल्टमैन ने किया था। और ऑल्टमैन ने इसको क्या कहा था, बायोब्लास्ट कहा था। ठीक है, अब देखिए इसका आकार परिवर्तनशील होता है। इसका आकार की जब हम लोग बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो होता है, आकार जो होता है ये क्या होता है, परिवर्तनशील। ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। इसकी आकार की बात करेंगे तो ये परिवर्तनशील होता है, या तो ये क्या होगा, गोला के रूप में होगा या छड़ नुमा होगा। किस तरह होगा, छड़ नुमा हो सकता है। तो इसका आकार जो होता है क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, या तो यहाँ छड़ होगा या फिर गोला के रूप में होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इसका आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्या कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, आंतरिक दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। पूछते कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। अब देखिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, यहां पे लिखते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्जा गृह। क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह। कोशिकाओं को ऊर्जा गृह के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, या हिंदी में उसको कहते हैं ऊर्जा गृह। कोशिकाओं के ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो कोशिकाओं के ऊर्जा गृह जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इंग्लिश में अगर पूछे कि विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आप बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इतना हो गया। इसका खोज कौन किया था, ऑल्टमैन ने 1890 ईस्वी में। और ऑल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट कहा था। इसका आकार परिवर्तनशील होता है और इसके आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब क्रिस्टी के अब आगे हम बात करते हैं क्रिस्टी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार जो होता है उसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के सतह पर क्या चिपका, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार जो होता है उसको क्रिस्टी कहते हैं, लेकिन क्रिस्टी जो होता है उस क्रिस्टी में क्या पाया जाता है, तो क्रिस्टी में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, यानी O2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी तो कहते हैं, इसके आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, लेकिन क्रिस्टी, इसके आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, इसकी क्रिस्टी में क्या पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि क्रिस्टी में क्या पाया जाता है, तो आप बताइएगा ऑक्सीसोम पाया जाते हैं। क्या पाया जाते हैं, ऑक्सीसोम। क्रिस्टी में क्या पाया जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिस्टी में, सॉरी, क्रिस्टी में ऑक्सीसोम पाया जाता है। ऑक्सीसोम क्या पाया जाता है, ऑक्सीसोम पाया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जलिका के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पादप और जंतु दोनों पादप और जंतु, यह कह रहा है कि जंतु एवं पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है पाया जाता है, लेकिन ये इसका जो मात्रा जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। यह नियमित नलिकाओं के रूप में, नियमित नलिकाओं के रूप में ये क्या होता है, घना जाल की तरह होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, देखिए केंद्रक झिल्ली में ये क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, केंद्रक झिल्ली से लेकर प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कंकाल। इसको क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका का
कंकाल, इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को। ठीक है, और ये क्या करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये क्या करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता करता है। ये क्या करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता करता है, और ये क्या करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है, और इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्केलेटन सेल, इसको क्या कहते हैं, स्केलेटन ऑफ द सेल, क्या कहते हैं, स्केलेटन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, आगे बने रहिए, आगे हम लोग और बात करने वाले हैं इसके जो प्रकार हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स होता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है चिकना होता है, पहला जो होता है चिकना, चिकना अंतःप्रद्रवी, अंतःप्रद्रवी, और दूसरा जो होता है खुरदरी, क्या होता है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी। ठीक है, खुरदरी। अब देखिए ये होता है आपको, इसका काम क्या है, इसका काम के बारे में हम लोग बात करते हैं। और देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपको स्मूथ ईआर, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चिकना अंतःप्रद्रवी कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए स्मूथ ईआर जो होता है यानी चिकना अंतःप्रद्रवी जो होता है उसका क्या काम होता है, उसकी बात करते हैं। तो इसका काम जो होता है, यह क्या करता है कि इसमें इसके सतह पे क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसके सतह पे नहीं, राइबोसोम जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण, कोशिका में कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण कौन करता है, तो आप बताइएगा चिकना अंतःप्रद्रवी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके सतह पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। अगर पूछे कि वो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जिसमें क्या होता है आपको राइबोसोम नहीं पाया जाता, तो आप क्या बताइएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरी जो हम बात करते हैं खुरदरी की हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो है आपको, ये दूसरा जो है, ये ब्लैक कलर से जो मैं लिख रहा हूँ या इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक, इसमें क्या होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह सिर्फ किसका निर्माण करेगा, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जो है क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। सिर्फ क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण, ये क्या करेगा, सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, और इसके बाहरी झिल्ली इसके बाहरी झिल्ली पे क्या होते हैं, इसके बाहरी झिल्ली जो होता है उस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और इसमें जो होता है क्या होता है, ये इसमें तो राइबोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन इसकी ऊपरी सतह पे क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। अब देखिए खुरदरी अंतःप्रद्रवी जो होता है इसमें राइबोसोम पाया जाता है, और चिकनी में क्या होता है, राइबोसोम जो होता है एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। खुरदरी जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करता है, और ये क्या करता है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जो होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। बस इतना ही, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, और इसमें क्या होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वह सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करता है और उसमें राइबोसोम
पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। बस आगे हम लोग राइबोसोम की बात करेंगे। राइबोसोम जो है यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, आगे जो है हम लोग क्या करते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम जो है, राइबोसोम, राइबोसोम का जो खोज हुआ था, राइबोसोम का खोज किसने किया था? राइबोसोम का खोज जो है 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका खोज जो है कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका खोज कब हुआ था? 1955 ईस्वी में हुआ था। और इसको कौन खोजा था? इसका डिस्कवर कौन किया था? पोलैंड। कौन किया था? पोलैंड नामक एक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका? पोलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में इसका क्या किया था? खोज किया था। अब देखिए ये क्या होता है, राइबोसोम जो है इसका क्या काम है और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हम बात करते हैं। ये कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। राइबोसोम जो होता है कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा भाग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये क्या होता है? सेल में सबसे छोटा भाग होता है, इसका सबसे छोटा कण के रूप में पाया जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? वो स्टोर हाउस ऑफ द प्रोटीन के नाम से। अगर पूछते हैं कि कोशिकाओं में स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो बताएंगे आप लोग राइबोसोम। स्टोर हाउस ऑफ द सेल, स्टोर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम को। यानी प्रोटीन का भंडार घर, प्रोटीन का भंडार घर कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है? आरएनए में इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन। राइबोसोम को क्या कहते हैं हम लोग? स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। पूछ देता है क्वेश्चन के में से कौन है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइबोसोम लिख देगा, लाइसोसोम लिख देगा, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख देगा। तो आप क्या कीजिएगा? राइबोसोम को टिक कीजिएगा। राइबोसोम को क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? ये तो हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपका राइज किया। कितना क्वेश्चन राइज किया कि राइबोसोम का आविष्कार कौन किया था? पोलैंड ने किया था, 1955 ईस्वी में किया था। और प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको हम लोग स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो होता है राइबोसोम जो होता है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इसको लिखते हैं। ठीक है, राइबोसोम जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का होता है। ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन टाइप्स होते हैं? एक होता है आपको 70S राइबोसोम। क्या होता है? 70S राइबोसोम। क्या होता है? 78 राइबोसोम, राइबोसोम पहला होता है। और दूसरा जो होता है क्या होता है? आपको बता दें 80S। क्या होता है? 80S राइबोसोम, राइबोसोम। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम बता दें। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? देखिए यह क्या होता है? हल्का होता है। ये 7S राइबोसोम जो होता है ये क्या होता है? हल्का होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। राइबोसोम 7S राइबोसोम में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। और इसमें जो होता है क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका, या इसको यूं कहा जा सकता है कि 70S राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है या पाया जाता है, या 80S जो होता है 80S राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे
सेंट्रोसोम के बारे में। किसके बारे में? सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं तारकाय। इसको क्या कहते हैं? तारकाय के नाम से जाना जाता है। इसको ये तो सेंट्रोसोम नाम ही हो गया, इसको कहते हैं तारकाय। तारकाय, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? तारकाय के नाम से जानते हैं। यह कोशिका में विभाजन करता है। इसका मुख्य काम क्या है? कोशिका में विभाजन करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य जो है क्या है? कोशिका में विभाजन, कोशिका में विभाजन करना। कोशिका में ये क्या करता है? इसका मुख्य काम जो है ये क्या करता है? कोशिका में विभाजन करता है। या मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, बाकी सारे जगहों पे ये पाया जाता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये मस्तिष्क में पाया जाएगा। अगर न्यूरॉन में अगर ये पाया जाएगा, सेंट्रोसोम अगर न्यूरॉन में पाया जाएगा, ये कोशिका का विभाजन कर देगा। ये क्या करेगा? कोशिका का विभाजन कर देगा। पता चलेगा कि हम लोगों का जो सर है वो रावण के जैसा हो गया, 5 गन्ने हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये जो होता है इसके ये सेंट्रोसोम जो होता है हमारे मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क में अगर पाया जाएगा तो हमारे जितने भी न्यूरॉन होंगे उनमें क्या करेगा? ये विभाजित कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही विभाजित करना शुरू किया तो हम लोग का मुंडी जो है बढ़ के क्या हो जाएगा? रावण के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रोसोम जो होता है इसका मुख्य कार्य जो होता है कोशिका में विभाजन करना, ठीक है। ये अगर पूछ दे कि सेंट्रोसोम जो होता है कौन सी कोशिका में नहीं पाया जाता है, कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है। न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र में ये क्या है? नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, यह तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता है। यह है तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता है, बाकी सारे जगहों पे या केवल जंतु। अब देखिए, यह तंत्रिका तंत्र में नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम अगर तंत्रिका तंत्र में पाया जाएगा तो मस्तिष्क को हम लोग क्या करेगा? बड़ा कर देगा, बढ़ा देगा, रावण के जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब केवल जंतु कोशिका में ये जो होता है सिर्फ जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ये क्या होता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग बायोलॉजी में पढ़े, ठीक है। अब हम लोग बात करें, सॉरी इसका छूट गया था, सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था? सेंट्रोसोम का खोज जो है, सेंट्रोसोम का खोज बेबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? बेबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। बेबरी, क्या नाम था उनका? बेबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका खोज जो किया था कौन किया था? खोज यहाँ पे लिख देते हैं, खोज बेबरी ने किया था। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारकाय कहते हैं। इसका कार्य जो होता है कोशिका में विभाजन करना। या तंत्रिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग लाइसोसोम से आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मेरे वीडियो को क्या करें? फॉरवर्डिंग करते रहें, एक दूसरे में शेयर करते रहें।